हाँ जी बच्चे, जैसे आपको पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइड होकर क्या आएगा, तो पार्ट ए में 2 नंबर की थ्योरी आएगी और 2 नंबर की थ्योरी के लिए आपके पास 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है एनपीओ, अगला रिटायरमेंट, उसके बाद डेथ, उसके बाद डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट और डेथ में से थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं बनता बच्चे, ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो थ्योरी के बारे में यहाँ से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेन हमें क्या करना है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के लिए और दूसरा डिसोल्यूशन। ठीक है बच्चे, एक हमें एनपीओ और एक डिसोल्यूशन। क्योंकि एनपीओ में ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिकल पार्ट है, जैसे कि कंजम्पशन वाला, सब्सक्रिप्शन वाला, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला, और साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आएगा ही आएगा। तो इसमें भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं थ्योरी के आने के, बट आपको थोड़ा सा मैं फिर भी बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको कवर करके जानी। ज्यादा चांस किसके है, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है कि कहाँ से थ्योरी पूछी जाएगी, तो जवाब है डिसोल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि एक आपका पूरा एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा या बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो छोटे क्वेश्चन के नाम पर आपके पास थ्योरी बचती है, तो ज्यादा चांसेस हमारे पास डिसोल्यूशन की। ठीक, इस पर मैं पूरा पूरा ध्यान दूंगा, ये हम क्लास के अंदर ही याद भी कर लेंगे। बट एनपीओ में आपको मार्क कराऊंगा, जो बातें समझाने वाली है, जैसे एन्युटी फंड क्या होता है, एंडाउमेंट फंड क्या होता है, ये 2-4 चीजें जो है वो मैं बता दूंगा। बट बाकी आपको यहाँ पर अपने आप रीड करना है, रीड करके जाना है, याद नहीं करना। चांसेस कम है, क्यों? रेजोल्यूशन याद करोगे, उससे समझ के जाओगे, पेपर में आ जाए तो अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख पाओगे। ठीक है, चलो दोबारा बोल देता हूँ, थ्योरी के चांसेस बहुत ही कम है यहां से। और यहाँ पर चांसेस थोड़े हाई है, क्योंकि हमारे पास बचता ही नहीं है 7 नंबर का अगर ये टॉपिक है हमारा। हाँ जी बच्चे, इसके चांसेस ज्यादा हाई है, तो आप रेजोल्यूशन अभी मेरे साथ प्रिपेयर करो। ठीक है, करिए शुरू। चलो, जो टॉपिक यहाँ पर काम किया है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। रेजोल्यूशन के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपका चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म आपका चैप्टर है जो अभी आपके सिलेबस में आ रहा है, डिसोल्यूशन कहते हैं इसको सिंपल शॉर्ट में। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर, इसलिए बता रहा हूं ताकि डिफरेंस समझने में आसानी हो जाए। एडमिशन वाला चैप्टर, रिटायरमेंट वाला चैप्टर, डेथ वाला चैप्टर। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो चैप्टर है वो कौन सा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरी फर्म दुकान बंद करके चले जाना है। और दूसरा जो टॉपिक है उसे क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पुराना पार्टनरशिप बंद करके नया पार्टनरशिप खोलना है। तो पीएसआर में पुराने वाला एग्रीमेंट कुछ और चलता था, इसे हटा करके नया एग्रीमेंट लेकर के आना, इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। पुरानी पार्टनरशिप बंद और नए वाली चालू। एडमिशन के टाइम पर ए और बी पार्टनर्स थे, इनका अलग एग्रीमेंट था, और सी के आने के बाद अलग ही एग्रीमेंट हो जाता है, तो इसे कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात समझ आ रही है, पक्का? चलो बच्चों ध्यान से सुनना, इसके डिफरेंस के हेड क्या, आप इसे याद कैसे रखोगे, सुनो। एक बहुत ही मेहनती इंसान था, उसने बच्चे एमबीए की, क्या किया, एमबीए। बट देश का हाल तो मालूम ही है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चल रहा है। इसे काम मिला कोर्ट में, कोर्ट खोलने बंद करने का, क्लोजर से कोर्ट खोलना और बंद करना, ये से याद रखना। तो उस आदमी ने क्या किया, एमबीए किया। अब एमबीए को डिवाइड करेंगे, एमबीए किया, बट एमबीए करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काम क्या मिला, कोर्ट खोलने बंद करने का, कोर्ट और क्लोज, याद रहेगा। अच्छा, ये सुनते उसकी चीख निकल गई, और क्या मुंह से निकला, ई, डबल ही याद रखना। ठीक है,
ये कहानी याद रखना। डन? यहाँ दोबारा से एक बार दिमाग में बिठा लो ये बात, फिर घर जाके पढ़ना ना पड़े। बोलो जरा, क्या क्या किया आदमी ने? एमबीए करा और काम क्या मिला? कोर्ट खोलने बंद करने का, कोर्ट क्लोजर का। ले रहे यहाँ पर। और इसके बाद उसके मुंह से क्या निकल गई? चीख निकल गई। क्या बोला उसने? ई, मतलब डबल ई याद रखना है। डन? डन। यहां लिखो बच्चे एम से। एम से आपको याद रखना है, एम में कवर हो जाएगा मीनिंग उसका। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। बी से याद करना पड़ेगा बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन का, कि किसके अंदर बिजनेस कंटिन्यू होगा और किसके अंदर बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर है? एम से क्या होगा? मीनिंग होगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। बी से क्या होगा? बिजनेस कंटिन्यूएशन, कहां पर काम शुरू होगा और कहां पर खत्म हो जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? बिजनेस कंटिन्यूएशन। और ए से होगा असेट्स एंड लायबिलिटीज। किसके अंदर असेट बेचना है, कब लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, कहां पर रिवैल्यूएशन होगा, भी सारी कहानी समझेंगे। खाली नाम याद करने। एमबीए में एम की फुल फॉर्म क्या है? मीनिंग। बी की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। और उसके बाद कहानी किसकी है? ए से असेट्स और लायबिलिटीज। ले रहे यहाँ पर पहले ये तीन बातें याद करो। अब बिना देखे आदमी ने क्या किया? एमबीए किया। एम से मतलब मीनिंग। किस चीज का मीनिंग? तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। उसके बाद बी से क्या होता है कि बिजनेस कहां कंटिन्यू होगा और बिजनेस कहां कंटिन्यू नहीं होगा। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज की। असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करोगे? जो दुकान के अंदर थी हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। सी से कोर्ट जो था, यहां लिखो बच्चे कोर्ट का इंटरवेंशन। कोर्ट्स इंटरवेंशन यानी कोर्ट को कब दखल देना पड़ेगा और कब नहीं। कोर्ट्स इंटरवेंशन। और क्लोजर से याद रखोगे क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या याद रखेंगे हम? सी से कोर्ट से पहले कोर्ट खोलने बंद करने का काम था ना उसका, तो कोर्ट से क्या याद रखोगे कि कोर्ट दखल देगा या नहीं देगा, कोर्ट बीच में आएगा कि नहीं आएगा, इसे क्या बोला जाएगा? कोर्ट्स इंटरवेंशन। और अगले सी का मतलब क्या होगा? क्लोजर। मतलब अगला सी जो क्लोजर था, खोलना बंद करना, उस क्लोजर से क्या बनेगा? क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ले रहे यहाँ पर पहले हम इतना ही करेंगे, बाद में वो जो उसकी चीख निकली थी उसको बाद में कवर करेंगे। ई वाला पार्ट बाद में। चलो ये बेसिस है। हाँ बच्चे, ये बेसिस है डिफरेंस का। बेसिस आपको यहाँ पर मैंने कवर कराया है। ये ई वाले भी इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं बच्चे, कौन करेगा सारे कैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद? सिर्फ AS3 याद होना चाहिए बस। और वो जो एक और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा प्रपोज डिविडेंड को लेकर के, वो आपको याद करने की जरूरत है। पता नहीं क्या नंबर है, मुझे भी ध्यान नहीं है वो। ऐसे कुछ है, मतलब वो जरूरत नहीं है बच्चे उसको याद करने की। ठीक है, AS3 खाली याद रखो। बढ़े आगे। ठीक है, उनका भी याद कराया बच्चे। अभी चैप्टर में शुरू किया डिसोल्यूशन का, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये समझाने के लिए मैंने बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसोल्यूशन के चैप्टर की बात चल रही है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है इससे पहले वाले चैप्टर, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, जहां पर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बदल के पुराने वाला बंद होकर के एक नया एग्रीमेंट लग जाता था। इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने बेसिस याद कराया कि एक आदमी ने MBA किया बट देश की हालत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो उसे काम मिला कोर्ट खोलने बंद करने का, कोर्ट क्लोजर का। और ये सुन करके इसकी चीख निकल गई और उसमें डबल ई, मतलब उसने क्या बोला, तो ये डबल ई उसके मुंह से निकला है। ऐसे याद करने के लिए बोला है मैंने। अब M क्या है, B क्या है, A क्या है, इसका डिस्कशन चल रहा था। चलो बढ़े आगे। तो थोड़ा सा वीडियो देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, बढ़े आगे।
ये बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, हेडिंग याद हो। ये दो ही बाद में कवर करेंगे, पहले आते हैं मीनिंग पर। तो आप बच्चे क्या बताओगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अगर मीनिंग की बात की जाए तो मुझे ये बताओ किसके अंदर दुकान बंद होने वाली है, पार्टनरशिप में बंद होने वाली है कि फर्म में, किसके अंदर दुकान बंद होने वाली है? यहाँ लिख देना इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहा हूं मैं पहले। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मीन्स क्लोजर ऑफ फर्म। मतलब आपको बता के ये आना कि हमने दुकान इसके अंदर बंद करनी होती है, एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। क्लियर है? यहाँ पर दुकान बंद करो और जो रिलेशन पार्टनर्स के बीच में था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैं कह रहा हूँ नहीं भी याद होना वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से आप अपने दिमाग में सोचो। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में पार्टनरशिप आगे बढ़ती है कि दुकान बंद करके घर चले जाते हैं? बंद करके घर चले जाते हैं। तो आप ये लिख कर क्या आ जाना, इट मीन्स दैट बिजनेस अकाउंट्स आर क्लोज्ड या बिजनेस इज क्लोज्ड एंड ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स आर एंडेड। इस तरीके से जो आपका मन करे वो लिखकर क्या आना, बस मतलब वही होना चाहिए जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, अगले बात। अब बात करते हैं बच्चा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन के टाइम पर पुराना एग्रीमेंट बदल के नया एग्रीमेंट आता है, क्या दुकान बंद हो जाती है? नहीं ना। तो आप बच्चे इसका इस्तेमाल करके ये वाला पॉइंट बना लेना कि यहाँ पर दुकान बंद नहीं होती, पार्टनरशिप एंड नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, इट मीन्स चेंज ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप भी लिख देना, इसी को कंटिन्यू कर लो, बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। यहां पर हियर फर्म कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ठीक है ना, कि हमारी जो दुकान है चलती रहेगी, खाली यहाँ पर एग्रीमेंट बदलेगा पार्टनर्स के बीच का, दुकान हमारी चलती रहेगी। तो यहाँ लिखा मैंने बंद हो जाएगी, यहाँ मैंने उसी का उल्टा कर दिया, चलती रहेगी। यहाँ बोला एंड हो जाएगा, यहाँ बोला मैंने चेंज हो जाएगा। तो बच्चे ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। बताओ अच्छा, मीनिंग लिखाओगे? मीनिंग लिखाओगे? अच्छा, एमबीए करके एम का मतलब मीनिंग था, पी का मतलब क्या बताया था? बिजनेस कंटिन्यूएशन। तो आप बताओ बिजनेस कहाँ कंटिन्यू करेगा और कहाँ बंद हो जाएगा? हाँ, यहाँ कंटिन्यू करेगा, बट डिसॉल्व अगर हो जाएगा तो यहाँ बंद हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना बिजनेस ceases to exist। या इतना नहीं लिखोगे तो एक काम करो, बिजनेस डू नॉट कंटिन्यू, बस ऐसे लिखो, बिजनेस डज नॉट कंटिन्यू। तो यहां लिख देना हियर बिजनेस एग्जिस्ट टू कंटिन्यू। चलो अगला, अब ए से लिख देना, ए से क्या बताया था? असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अच्छा यहाँ पर सुनो, यहाँ पे कैसे लिखोगे? यहाँ पर मुझे बताओ डिसोल्यूशन के टाइम पर आप क्या करते थे? असेट्स का क्या करते थे? बेचते थे। तो आप लिखोगे हियर असेट्स आर रियलाइज्ड, और लायबिलिटीज का क्या करते थे? एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड। ये दो तीन वर्ड का ध्यान रखना। आप असेट्स को बेचते थे, रियलाइज की जगह सेल ऑफ भी लिख सकते हो, या असेट्स आर सोल्ड और उसके बाद लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। ये याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो असेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स एंड सरप्लस इज। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिखा? असेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, यानी असेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और जो बाकी पैसा बच जाएगा वो कौन ले जाएगा? पार्टनर्स, एंड द सरप्लस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताओ
आपने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर में, आपने पढ़ा था एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, आप असेट्स बेचते नहीं है, क्या करते हो उनका रीवैल्यूएशन करते, क्या करते हैं रीवैल्यूएशन। असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर, इसे कहते हैं रीअसेसमेंट करना, रीअसेस्ड। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, बिल्कुल assets are revalued and liabilities are assessed and the gain due to it is distributed among the partners in old ratio। रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा तो ओल्ड में बटेगा, डेथ का क्वेश्चन होगा तो ओल्ड में बटेगा, एडमिशन के टाइम पर भी पुराने वाले लेते थे, चेंज इन पीएसआर होता था तब भी पुरानी रेशियो बढ़ता था, तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब बताओ ये 3 पॉइंट पेपर में लिख कर क्या ना कोई बड़ी बात है। चलो आगे। तो बच्चों उस आदमी ने एमबीए किया था, एमबीए से मुझे एक बार आराम से अपनी लैंग्वेज में, मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए, लैंग्वेज बताओ। एम से क्या था पहले? मीनिंग। अरे इसका तो इंग्लिश ही बोलोगे ना नालायक। एम से मीनिंग, अंदर की बात कर रहा था। ए सॉरी बी से क्या था? बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन। उसके बाद ए से क्या था? असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अब जरा मीनिंग बताओ कि पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो रही तो इसका मतलब क्या है? काम चलेगा कि बंद हो जाएगा? काम तो बंद हो गया, और जो रिलेशन पार्टनर्स का होगा वो खत्म हो जाएगा। काम बंद और पार्टनरशिप का रिलेशन, पार्टनर्स का रिलेशन खत्म। जबकि उल्टे में डीओपी में पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होगी वहां पर क्या होगा? बिजनेस तो कंटिन्यू करेगा और पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट होगा, रिलेशन होगा, वो चेंज हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? चेंज। पहले वाले में वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोज हो जाएगा बिजनेस और रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। अगले वाले में क्या है? रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा और बिजनेस कंटिन्यू करेगा। अच्छा अगले वाला बिजनेस कंटिन्यूएशन बताओ, कहां बिजनेस कंटिन्यू करेगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस बंद हो जाएगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? यहाँ पर अगले वाला था असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब डिसॉल्व करते हो यानी कि डिसोल्यूशन वाले चैप्टर जब आप करते हो तो असेट्स का क्या करते हो? बेच देते हैं, लायबिलिटीज को पे कर देते हैं और बाकी जो पैसा बच जाता है वो पार्टनर्स बांट लेते हैं। उधर क्या होता है? पार्टनरशिप के चेंज में क्या होता है? असेट्स को रिवैल्यू करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं और जो गेन या लॉस आएगा उसका क्या करते हैं? पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। बताओ 3 पॉइंट क्लियर है या नहीं है? ये 3 पॉइंट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके सीबीएसई में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ये रहा, पढ़ो जरा। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बताना जरा चैप्टर नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर तो मुझे भी याद नहीं है। डिसोल्यूशन वाला चैप्टर कौन सा है? चेंज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला? फर्म वाला, यानी ये चैप्टर है डिसोल्यूशन वाला और ये चैप्टर है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाला। अब आप मुझे ये बताओ सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इसके अंदर कैसे होता है? इसमें तो रिवैल्यू रीअसेस होगा और गेन ओल्ड रेशियो में बटेगा। अच्छा डिसोल्यूशन फर्म के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है? असेट्स रियलाइज होंगे, लायबिलिटी सेटल होंगी और सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पर आते हैं। क्या 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 एमबीए किया ना अभी तो खाली हमने, अगले वाला तो किया नहीं अभी। एमबीए वाला समझ आ गया क्या? अरे नालायक 2 पॉइंट तो आएंगे बट पेपर में कौन सा आएगा वो नहीं पता ना हमें। पेपर में कोई भी पूछ सकते हैं। चलो बढ़े आगे। ये बच्चे एमबीए की बात हुई। अब उसको क्या काम मिला था? कोर्ट खोलने बंद करने का। यानी मेरे अगले 2 पॉइंट होंगे कोर्ट के बारे में और क्लोजर के बारे में। कोर्ट के सामने लिखना कोर्ट का इंटरवेंशन और क्लोजर के सामने लिखना क्लोजर किस चीज का? किताबों की बात करें, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना? कोर्ट खोलने बंद करने का काम था तो कोर्ट बंद करने का मतलब क्लोजर का काम था। तो कोर्ट से बनेगा कोर्ट का इंटरवेंशन, मतलब कोर्ट दखल देगा या नहीं देगा
रेजोल्यूशन के प्रोसेस में ये पता करना है, और किताबें बंद कहाँ होंगी ये पता करना है। आप पहले ये बताओ किताबें कहाँ बंद हो जाती है? रेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में किताबें बंद कर देनी होती है, कोई अकाउंट हम छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। तो यहां लिखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। और यहां लिखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट क्लोज। चलो अब उसे कोर्ट के इंटरवेंशन पर आते हैं। जरा बताना, कभी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में कभी ये पढ़ा हमने कि कोर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें कोर्ट को बीच में आना पड़ता है? हाँ जी बच्चे, कभी पढ़ा ऐसा? नहीं ना। तो यहां लिखना इट इज ऑलवेज मेड वॉलंटरली बाय पार्टनर्स, मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है ना, ये अपनी मर्जी से करते हैं। इट इज ऑलवेज मेड वॉलंटरली बाय पार्टनर्स, या इट इज ऑलवेज वॉलंटरी करते ना। अब इसके बाद यहां लिखना बच्चे इट कैन बी ईदर वॉलंटरली बाय द पार्टनर्स, यानी अगर पार्टनर चाहे तो अपनी मर्जी से भी दुकान बंद कर सकते हैं, और कभी कभी कोर्ट भी जबरदस्ती बंद कर सकता है, और कंपल्सरीली बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो इट इज ऑलवेज वॉलंटरी, हमेशा अपनी मर्जी से ही होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब चीजें, या चेंज इन पीएसआर। हाँ जी कर लो एक बार दोबारा। अब जरा सिर्फ कोर्ट के इंटरवेंशन पर आता, पहले मुझे बताओ एडमिशन रिटायरमेंट यानी सेकंड वाले में मुझे बताना जरा कि सेकंड वाला कोर्ट की वजह से होता है या अपनी मर्जी से होता है? अपनी मर्जी से, तो इट इज ऑलवेज वॉलंटरी। और अगर बात करें रेजोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो कोर्ट भी करवा सकता है और पार्टनर्स अपने आप भी कर सकते हैं। तो जब पार्टनर्स अपने आप करेंगे तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे? वॉलंटरी। क्लियर यहाँ पर? और कोर्ट अगर करेगा तो इट कैन बी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऐसा भी लिख करके आ सकते हो, इट कैन बी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। चलो, और क्लोजर ऑफ बुक्स कहाँ करनी पड़ती है, कहाँ नहीं करनी पड़ती? फर्म में करनी पड़ती है, और पार्टनरशिप में कोई किताबें बंद नीड नॉट बी क्लोज, सॉरी ये यहाँ चेंज कर लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट बी क्लोज। डन, आगे बढ़े आप। चलो नेक्स्ट। अब बच्चे वो जो दो ई थे, जब उसकी चीख निकली थी, दो ई थे, तो पहला ई था इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स का, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, जिसपे आपको सीबीएसई सैंपल पेपर में लिखा भी वो मिलेगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। आप मुझे ये बताओ पार्टनर्स के बीच में पैसे का जो लेन देन होगा कहाँ बंद हो जाएगा? पहले वाले में बंद हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, और पार्टनर्स के बीच का जो लेन देन होगा वो कहाँ चेंज हो जाएगा, कहाँ ऑल्टर हो जाएगा? अगले वाले में ऑल्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिखो मेरे साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। यहां बंद हो जाएगा पार्टनर्स के बीच का रिलेशन, बट अगले वाले में बंद नहीं होगा। अगले वाले में क्या होने वाला है? एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर क्या होगा? बदल जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स चेंजेस ऐसे, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, और अगले वाले में लिख देना इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर चेंजेस। अब अच्छा लास्ट ई बचा, इस लास्ट ई में इफेक्ट है, क्या है? ये इसको दोष देगा और ये इसको दोष देगा। क्लियर? यहां पर याद रखने का तरीका, इफेक्ट में क्या लिखोगे? फर्म पार्टनरशिप वाले को से रिलेट होगा,
और पार्टनरशिप वाला फर्म से रिलेट करेगा। तो लिखो जरा यहां पर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ, आप बता दो फर्म वाला किसको दोष दे रहा है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। और ये वाला किसको दोष देगा, पहले वाले को, तो यहां लिखना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट, मे और मे नॉट इन्वॉल्व पार्टनरशिप ऑफ फर्म, सॉरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसे याद रख लेना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो कर ले यहां पर, चलो एक बार दोबारा से, पहला टॉपिक है हमारा। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, तो बच्चे मेन बेसिस क्या है, हेडिंग क्या है उसका, निमोनिक हमने क्या बनाया, उस आदमी ने क्या किया था, एमबीए किया था, और काम क्या मिला पर, कोर्ट खोलने बंद करने का, कोर्ट क्लोजर का, और उसके मुंह से क्या निकल गया, चीख निकल गई, ई डबल ई ले रहे हैं यहाँ पर। अब आगे एम का मतलब मीनिंग है, आप जरा मीनिंग का अंदर का कंटेंट बताओ, मीनिंग में क्या आएगा, कहाँ दुकान बंद हो जाती है, पहले वाले में दुकान बंद हो जाती है, फर्म वाले में दुकान बंद हो जाती है और पार्टनर्स का रिलेशनशिप बंद हो जाता है, अगले वाले में रिलेशनशिप चेंज हो जाता है और दुकान कंटिन्यू करती है। बी से होता है बिजनेस कंटिन्यूएशन, तो बताना जरा बिजनेस कहाँ कंटिन्यू करेगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में, दूसरे वाले में कंटिन्यू करेगा, पहले वाले में बंद हो जाएगा। ए का मतलब होता है असेट्स और लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा, पहले वाले में असेट्स बेचना है, लायबिलिटीज पे करना है, सरप्लस को बांट देना है, अगले वाले में असेट को रीवैल्यू करना है, लायबिलिटी को रीअसेस करना है और गेन या लॉस को ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलो भाई, अब उसके बाद कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट कहाँ बीच में आएगा, तो बताओ जरा, पहले वाले में कोर्ट बीच में आएगा या अगले वाले में कोर्ट बीच में आएगा, पहले वाले में कोर्ट बीच में आएगा। तो इट इज, या ऐसे लिखना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज मेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और voluntarily by the partners, और अगले वाले में क्या लिखना, इट इज ऑलवेज वॉलंटरी। क्लियर यहाँ पर, मतलब एडमिशन रिटायरमेंट हमेशा पार्टनर्स की मर्जी से होता है, बट अगर तो मतलब ये चाहे, क्या कहते हैं, कोर्ट चाहे तो दुकान बंद की जा सकती है, ठीक है ना, तो दुकान बंद करने का काम कौन करेगा, कोर्ट करेगी, और एडमिशन रिटायरमेंट का काम कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे। धन्य, आगे क्लोजर किस चीज का, दुकान थोड़ी, सॉरी किस चीज का क्लोजर होगा, कोर्ट का थोड़ी, एक्चुअली में किसका क्लोजर है, बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो बताओ जरा कहाँ किताबें बंद हो जाती है, फर्म के अंदर पहले वाले में किताबें बंद हो जाती है और अगले वाले में किताबें नहीं बंद करते, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करते हैं इस ई की, इस ई का मतलब क्या था, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, मतलब पैसे का लेन देन पार्टनर्स के बीच का, कहाँ बंद हो जाएगा, पहले वाले में बंद हो जाएगा, और कहाँ चेंज हो जाएगा, अगले वाले में चेंज हो जाएगा। और लास्ट में दोष एक दूसरे के ऊपर डालना है। इफेक्ट बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, मे और मे नॉट बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बात समझ आ गई। तो बच्चे ये 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो कर लोगे। अब अगला लिखो, अगला है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, अभी मैं कराऊंगा, पहले मैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, कोई आया हुआ मिलना मुझे भी। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, आप एक काम करना, ये पुराने वाला याद करो और अभी ये सुन लो। अब बच्चे एमबीए वाला परेशान तो बहुत घूम रहा था, कोर्ट खोल के बंद करके परेशान हो गया था, तो उसने बच्चे एक बहुत बढ़िया क्वालिटी की एमएनसी ढूंढी है, एचओटी एमएनसी ढूंढी है, हाई डेफिनेशन एमएनसी ढूंढी है। ले रहे यहाँ पर एचओटी एमएनसी ढूंढी है उसने, एमबीए वाले ने क्या ढूंढा अगली बार, एचओटी एमएनसी, और ये टॉपिक कौन सा है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ले रहे यहाँ पर, और मुझे 10 मिनट दो, तब तक आप पुराने वाले